BA थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत। देखिए, सामान्यतः अपन ये मानते हैं कि शीत युद्धकालीन समय में जब यूरोपीय देश और अन्य देश दो भागों में विभाजित हो चुके थे, एक तरफ पूंजीवादी राज्य और दूसरी तरफ सोवियत संघ, जिसे अपन साम्यवादी राज्य के नाम से। सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि साम्यवाद का उदय कैसे हुआ और कैसे इसका विघटन हुआ। सामान्यतः साम्यवाद के उदय के लिए अपन स्टालिन को विशेष महत्व देते हैं, जो साम्यवाद का सबसे बड़ा प्रवर्तक माना जाता है। सोवियत संघ अकेला ही ऐसा राष्ट्र नहीं था जो पूर्ण रूप से अमेरिका का किसी प्रकार से मुकाबला कर सकता था। सोवियत संघ ने अन्य राज्यों में जहां राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं थीं या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं थीं या उपनिवेशवाद के शिकार ऐसे राज्य जहां पर शासन व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चल रही थी, स्वतंत्रता के बाद उन राज्यों में साम्यवाद की स्थापना करने का श्रेय स्टालिन को जाता है। हालांकि ये माना जाता है कि स्टालिन वैसे साम्यवादी विचारधारा से संबंधित होते हुए भी उनमें नागरिक अधिकारों के प्रति भी जागरूकता पैदा थी और वो ये मानता था कि राज्य का विकास ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और राज्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो इस आधार पर अपने ये सबसे पहले तो ये बात है आपकी कि सोवियत संघ का विकास कैसे हुआ, कौन राज्य कब उसमें शामिल हुआ और किस प्रकार से निर्धारित। तो सोवियत संघ के संगठन या गठन की स्थापना को अपन देखते हैं कि सबसे पहले देखिए कि सोवियत संघ में कुछ महत्वपूर्ण ऐसे राज्य हैं जिससे अपन ये कह सकते हैं कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पोलैंड में स्टालिन के प्रयास से वहाँ सरकार का गठन किया गया और साम्यवादी खेमे में इसे शामिल किया गया था। इसके बाद 6 मार्च 1945 को रोमानिया में साम्यवाद की स्थापना हुई और उसे भी साम्यवादी गुट में शामिल कर लिया गया। 1945 में बल्गारिया में साम्यवाद की स्थापना की गई थी और सरकार का जैसे ही गठन हुआ उन्होंने भी साम्यवाद का समर्थन करना प्रारंभ कर दिया। 1 फरवरी 1946 को हंगरी में साम्यवादी सरकार का गठन हुआ और यह भी साम्यवादी खेमे में शामिल होता चला गया। 1946 में यूगोस्लाविया में साम्यवादी शासन व्यवस्था का यानी गठन किया गया और यह भी साम्यवादी गुट में शामिल हो गया था। विशेष तौर से देखा जाता है तो इसके अलावा भी अपन ये मानते हैं कि सोवियत संघ के इस खेमे में कितने राज्य थे। अपन ये मानते हैं कि इसमें लगभग 15 संघीय गणराज्य माने जाते हैं और 20 स्वायत्त शासी गणराज्य थे और 8 स्वायत्त शासी क्षेत्र थे जहाँ पर किसी न किसी रूप से किसी दूसरे राज्य का प्रभाव था। वैसे देखा जाता है कि फिनलैंड है, तुर्की है, जर्मनी है, पोलैंड है, चेकोस्लाविया, यूगोस्लाविया, रोमानिया, बल्गारिया और अल्बानिया, ये ऐसे राज्य हैं जो सोवियत संघ के खेमे में मौजूद हैं। सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि साम्यवादी गुट इतना मजबूत था कि इन्होंने समय समय पर अपने सैनिक संगठनों का एवं आर्थिक सहायता के रूप में इन देशों को भरपूर सहयोग एवं समर्थन प्राप्त किया। जैसे कि साम्यवादी गुट ने 1949 में सबसे पहले एक पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद का गठन किया, जिसमें साम्यवादी जो खेमे में जो राष्ट्र थे उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने का कार्य सोवियत संघ के द्वारा किया। उन्हें किसी भी प्रकार से यानी कि शस्त्रों का यानी निर्यात करना, आर्थिक सहायता प्रयास करना या खाद्यान्न सामग्री की पूर्ति करना, यानी कि विशेष तौर से इन देशों को अपने पक्ष में बांधे रखा। इससे पहले कॉमन फॉर्म एक सैनिक संगठनों का एक सम्मेलन हुआ था जिसके तहत सभी व्यक्तियों को साम्यवादी खेमे में शामिल होने के लिए आग्रह किया गया और इसका महत्वपूर्ण कारण ये माना जाता है कि कहीं एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना नहीं हो और इसी कारण अमेरिका कोई भी कार्य करने के लिए यानी कि अपनी इतनी शक्ति अर्जित नहीं कर ले जिसके कारण संपूर्ण विश्व पर इसका प्रभाव पड़े। इसके बाद देखिए कि 9 मई 1955 को एक सैनिक संगठन का निर्माण किया। हालांकि यह संगठन कोई ऐसा संगठन नहीं था कि इन्होंने पहल की हो। सोवियत संघ ने सैनिक संगठन का निर्माण बाद में किया है। इससे पहले 1949 में अमेरिका ने सैनिक संगठन का निर्माण यानी कि नाटो के रूप में किया था।
तो अपन ये सामान्यतः कह सकते हैं कि इन्होंने एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जो अमेरिका को विशेष तौर से नियंत्रित कर सकता हो। सामान्यतः अब देखिए कि सोवियत संघ ने शीत युद्धकालीन समय में अपने आचार विचार के आधार पर अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य यानी कि कटुता पैदा हुई और दोनों ही राज्यों ने अपनी अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए विशेष यानी कि प्रयत्न किए गए। सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि सोवियत संघ का बिखराव कब और कैसे हुआ। 1990 में सोवियत संघ यानी कि रूस के राष्ट्रपति गोर्बाचोव को एक विशेष तौर से महत्व माना जाता है। उन्होंने एक नीति है जिसे ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका यानी वैसे से यानी कि गठन एवं पुनर्गठन की नीति कहा जाता है। इसके तहत देखिए कि सोवियत संघ का जब बिखराव हुआ था तो उसका महत्वपूर्ण कारण क्या माना जाता है। सोवियत संघ के बिखराव का महत्वपूर्ण कारण उसकी आर्थिक कमजोरी माना जाता है। सोवियत संघ ने आर्थिक सहायता इतनी यानी प्रदान कर दी कि खुद सोवियत संघ की स्थिति आर्थिक रूप से इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि वह अपने राज्य का विकास नहीं कर पाई। उन्होंने जैसे कि फिनलैंड है, तुर्की है, जर्मनी है, पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, अल्बानिया, बल्गारिया, इन राज्यों को इतनी आर्थिक सहायता प्रदान की थी कि जिसके कारण यह अधिक यानी कमज़ोर होता चला गया और आर्थिक स्थिति कमज़ोर। इसके बाद सोवियत संघ के बिखराव का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी माना जाता है कि वह अपने राज्यों को नियंत्रित करने में असफल रहा और अधिकांशतः इन राज्यों में यानी क्रांतियां प्रारंभ हुई और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का गठन होता प्रारंभ चला गया। सोवियत संघ को ऐसा लगा जैसे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का गठन जैसे जैसे जिन राज्यों में हो रहा है वहां आंतरिक विद्रोह होने की संभावना अधिक है। इस कारण धीरे धीरे ये राज्य इस सोवियत संघ के संगठन से यानी पृथक होते चले गए। जैसे कि देख लीजिए कि सोवियत संघ का बिखराव में सबसे पहले हंगरी 7 नवंबर 1989 यानी कि 89 को यानी कि यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का गठन हुआ और यह सोवियत संघ से पृथक होता चला गया। इस बार देखिए पोलैंड 29 जनवरी 1990 को इसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का गठन हुआ और यह सोवियत संघ से यानी पृथक हो गया। रोमानिया भी मई 1990 में और पूर्वी जर्मनी अप्रैल 1990 में सोवियत संघ से पृथक हो गए। इसी प्रकार देखिए चेकोस्लोवाकिया में 11 जनवरी 1990 में होने वाले आम चुनावों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को महत्व दिया गया और वहाँ के लोगों ने साम्यवादी विचारधारा को नज़रअंदाज कर दिया। इसी प्रकार बल्गारिया में 1989 और 90 में होने वाले लोकतांत्रिक चुनावों में वहां पर साम्यवादी सदस्यों को किसी प्रकार का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का गठन हुआ। इसके बाद 2 घटनाएं ऐसी मानी जाती हैं जैसे कि बर्लिन की दीवार का ढहना, यह भी एक महत्वपूर्ण बिखराव का कारण माना जाता है। यानी कि ढहना 9 नवंबर 1989 को बर्लिन को 2 भागों में जो पहले था उसे समायोजित किया और उसके मध्य जो दीवार थी कि किसी प्रकार से आवागमन नहीं होगा, व्यापारिक संबंध नहीं होंगे, उसको समाप्त कर दिया गया था और इसके बाद में पूरी जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया था। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए एक घोषणा पत्र जो जारी किया गया था उसकी डेट है आपको 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी के एकीकरण की घोषणा कर दी गई थी। अब देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सोवियत संघ का जब बिखराव हो चुका था और उसके लिए विशेष तौर से गोर्बाचोव को माना जाता है। इन्होंने औपचारिक रूप से घोषणा कर दी कि सोवियत संघ में जो भी राष्ट्र अगर शामिल हैं अगर वो रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, अन्यथा चाहे तो वो स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए कि सोवियत संघ के बिखराव के बाद अपन ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो सबसे पहले देखिए कि शीत युद्ध समाप्त हो चुका। अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जो शीत युद्ध था वह समाप्त हो चुका था और किसी प्रकार से सोवियत संघ अपने अस्तित्व को समाप्त कर चुका था। सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद दूसरा महत्वपूर्ण ये प्रभाव पड़ा
कि संपूर्ण विश्व में जहां दो महान शक्तियां मानी जाती थीं, एक तरफ सोवियत संघ और दूसरी तरफ अमेरिका, अब केवल एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई और एक ध्रुवीय विश्व के तहत अपन ये मानते हैं कि अमेरिका ही इसका संचालन करता है। इसके बाद देखिए कि शीतयुद्धकालीन समय में दोनों राज्यों ने शस्त्रीकरण को इतना अधिक बढ़ावा दे दिया, जिसके कारण जो भी साम्यवादी खेमे में था या जो पूंजीपति या पूंजीवादी खेमे में था, उनके पास दोनों ही महाशक्तियों ने हथियारों का जखीरा खड़ा कर दिया और किसी न किसी रूप से युद्ध होने की संभावना थी। लेकिन शीत युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ, दोनों ही राष्ट्रों ने अपनी अपनी शस्त्रीकरण की नीति को समाप्त करने की घोषणा की और लगभग उसके लिए आधे से अधिक हथियारों की यानी कटौती का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। इसके बाद देखिए कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का विकास। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का विकास इसलिए माना जाता है क्योंकि जो राष्ट्र सोवियत संघ से पृथक हुए थे, उनका महत्वपूर्ण कारण ये माना जाता है कि इन्होंने साम्यवादी विचारधारा को नज़रअंदाज करते हुए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक माना और इसी के आधार पर वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं का विकास हुआ। विशेष तौर से ये माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं का विकास हुआ है, वहीं साम्यवादी विकासवाद विचारधारा पूर्णतः समाप्त होती चली गई। लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि रूस के बाद अपन ये मानते हैं कि साम्यवादी खेमे का सबसे बड़ा जो उपयोगी या सबसे महत्वपूर्ण जो राष्ट्र माना जाता है वो चीन को माना जाता है कि सबसे पहले 1949 में चीन में साम्यवाद की स्थापना हुई थी एशिया के तहत। लेकिन बहुत जल्दी ही यानी कि चीन ने सोवियत संघ से पृथक होकर अपनी पृथक नीति यानी अस्तित्व को बना लिया और अमेरिका के साथ संबंध स्थापित किए। इससे सबसे बड़ा ये नुकसान हुआ कि साम्यवादी खेमे में इस प्रकार से पूंजीवादी राज्यों के साथ विलय करने का महत्वपूर्ण कारण विशेष तौर से सोवियत संघ को अखरने लगा और यह सोवियत संघ की विदेश नीति की हार मानी जाती है। अब देखिए आपको कि सोवियत संघ का गठन भी किया गया, जो सबसे पहले अपन मानते हैं कि स्टालिन की नीतियों का परिणाम मानी जाती है। लेकिन सोवियत संघ का जब विघटन हुआ है तो उसके लिए सबसे पहले अपन सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचोव को मानते हैं। विशेष तौर से अपन ये मानते हैं कि सोवियत संघ एक प्रकार से शीत युद्धकालीन समय में जिस प्रकार से अमेरिका का पक्ष रखता है और अमेरिका ने किसी भी प्रकार से सोवियत संघ को अपने विरोधी के रूप में स्थापित किया है, इसके विघटन के बाद शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है और अमेरिका विशेष तौर से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना करता है। इसके बाद बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में अमेरिका की विदेश नीति और विशेष उसके चरण। धन्यवाद।